गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज की क्लास में हमने बर्नौली की थ्योरम की एप्लीकेशन देखे थे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी देखा था और सबसे लास्ट में हमने देखा था कि कंटेनर पर थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है वो देखा था। ये तो मैंने बताया था कि कोई कंटेनर में ओरिफिस कर दे तो वाटर फुहारे की फॉर्म में बाहर निकलेगा ना। और ये भी हमने देखा था कि वाटर आगे की ओर निकलेगा तो उसका रिएक्शन कंटेनर पर पीछे की ओर लगेगा और पीछे की ओर जो रिएक्शन लगता है उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि थ्रस्ट फोर्स बेसिकली तो v रिलेटिव dm by dt होता है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करते हैं तो थ्रस्ट फोर्स इस बार कितना आता है रो ए वी स्क्वायर, जहाँ a तो ओरिफिस का एरिया और v होगा वाटर के बाहर निकलने की वेलोसिटी। तो थ्रस्ट फोर्स का एक आधा एग्जांपल भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा टॉपिक सेट करके थ्रस्ट फोर्स के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ये थ्रस्ट फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आगे मुझे बताने नहीं पड़े। ये तो थ्रस्ट फोर्स का एक क्वेश्चन किया था, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की कोई ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह यूनिफॉर्म है और सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस ट्यूब को हमने 90 डिग्री जितना मोड़ दिया है और उससे वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। क्यों? तो वाटर v स्पीड से एंटर कर रहा है और v स्पीड से निकल रहा है। तो बस हमको देखना है कि इस बहते हुए वाटर के कारण इस ट्यूब पर रिजल्टेंट कितना फोर्स लगेगा वो देखना है। तो हमको देखना है कि बहते हुए वाटर के कारण ट्यूब पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द ट्यूब, ये देखना है। ठीक है, तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर तुम बहुत स्मार्ट हो तो उसको थ्रस्ट फोर्स से कर सकते हो, या अगर थ्रस्ट फोर्स से डर लग रही है तो 16वीं सदी के न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हो। चलो पहले हम स्मार्ट बच्चे के टाइप से थ्रस्ट फोर्स से करते हैं। ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का ट्यूब है, वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है और वाटर v स्पीड से एंटर कर रहा हो, v स्पीड से निकल रहा है, तो बस वाटर के कारण ट्यूब पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। ये सबसे पहले तुम बताओ कि वाटर ऐसे बाहर निकल रहा है ना, तो बताओ वाटर आगे से निकल रहा है तो उसका रिएक्शन ट्यूब पर पीछे की ओर लगेगा। है ना, हमको अच्छे पता है कि वाटर से आगे की ओर निकल रहा है तो उसका रिएक्शन ट्यूब पर पीछे की ओर लगेगा। और बताए जो रिएक्शन लगता है उसको थ्रस्ट फोर्स बोल सकते हैं ना। और ये थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, सिंपली रो ए वी स्क्वायर। तो पहला तो क्लियर है कि वाटर आगे की ओर निकलेगा तो उसका रिएक्शन ट्यूब पर पीछे की ओर, जिसको थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। और थ्रस्ट फोर्स इस बार भी रो ए वी स्क्वायर होगा। लेकिन एक और फोर्स लगेगा। बताओ वाटर ऊपर की ओर मूव करता हुआ एंटर कर रहा है ना। बताओ वाटर बताओ वाटर ऊपर की ओर मूव करता हुआ एंटर हो रहा है, मतलब ये बहता हुआ वाटर ट्यूब पर ऊपर की ओर भी धक्का देगा। है ना, वही कि ऊपर की ओर फ्लो करता हुआ एंटर कर रहा है, मतलब ये बहता हुआ वाटर ट्यूब पर ऊपर की ओर भी धक्का देगा। और ये जो फोर्स होगा उसको भी एक थ्रस्ट फोर्स बोल सकते हैं। और ये भी कितना आएगा, ऑब्वियसली ये भी रो ए वी स्क्वायर। तो बस कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार ट्यूब पर दो दो थ्रस्ट फोर्स लगेंगे। एक तो वाटर आगे की ओर निकल रहा है तो उसका रिएक्शन ट्यूब पर पीछे की ओर, ये भी थ्रस्ट फोर्स होगा रो ए वी स्क्वायर। और दूसरा वाटर ऊपर की ओर मूव करता एंटर कर रहा है ना, तो जो बहता हुआ वाटर है वो ट्यूब पे ऊपर की ओर भी धक्का देगा, ये भी थ्रस्ट फोर्स होगा, इसकी वैल्यू भी रो ए वी स्क्वायर। बस तुम बताओ कि इसकी वैल्यू भी रो ए वी स्क्वायर और इसकी वैल्यू रो ए वी स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो रिजल्टेंट थ्रस्ट फोर्स बिल्कुल बीच में लगेगा। है ना, दोनों की वैल्यू बराबर है तो रिजल्टेंट थ्रस्ट फोर्स बिल्कुल बीच में होगा, मतलब 45 डिग्री एंगल पर होगा। और रिजल्टेंट थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ रो ए वी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस रो ए वी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू रो ए वी स्क्वायर। बस बोल सकते हैं कि वाटर के कारण ट्यूब पर रिजल्टेंट धक्का 45 डिग्री एंगल पर लगेगा। और रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, मतलब रूट टू रो ए वी स्क्वायर, जहाँ ए तो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया और वी वाटर के बहने की स्पीड, ये आ गया। अब देखो अभी तो इसको हमने थ्रस्ट फोर्स के कंसेप्ट से किया और ये इसको करने का स्मार्ट तरीका है। तो आगे हम इस थ्रस्ट फोर्स की कंसेप्ट से करेंगे। है ना, तो कोई स्मार्ट पर्सन होगा तो इसको थ्रस्ट फोर्स ही करेगा। लेकिन अगर किसी को थ्रस्ट फोर्स का कंसेप्ट नहीं आता हो, है ना, किसी ने थ्रस्ट फोर्स का कंसेप्ट अगर
सेंट्रोमास के चैप्टर में नहीं पढ़ा हो तो फिर तुम इसको मूर्खों टाइप से 16वीं सदी के न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन को मूर्खों टाइप से बेसिक न्यूटन्स लॉ से करते हैं, ये भी देख लेना। तो इस बार भी वही ट्यूब है जिसमें वाटर v की स्पीड से फ्लो हो रहा है तो बस वाटर के कारण ट्यूब पर एक्सर्टेड फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले वाटर पर फोर्स देखते हैं और वाटर पर जितना फोर्स लगेगा एज ए रिएक्शन ट्यूब पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो पहले हम वाटर पर लगने वाला फोर्स देखते हैं। तो हमको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वाटर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई डी। बस हमको देखना है कि वाटर के मोमेंटम में चेंज कितना होगा वो देखना है। ये तो मान लेते हैं, इसको मैथमेटिकली करते हैं। ये तो मान लेते हैं कि इससे वाटर लगातार बह रहा है और चलो मान लेते हैं कि dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में इससे dm जितना वाटर फ्लो हो गया। तुम बताओ कि dm जितना वाटर फ्लो हो गया तो dm जितना वाटर इधर से एंटर करेगा तो ऑब्वियसली dm जितना वाटर इधर से निकलेगा भी सही। अब चलो तुम बताओ कि dm जितना वाटर जो एंटर करेगा उसका मोमेंटम कितना होगा, है ना। डीएम जितना वाटर एंटर करेगा तो निकलेगा भी सही। चलो सबसे पहले देखते हैं कि डीएम जितना वाटर एंटर करेगा वो कितने मोमेंटम के साथ एंटर करेगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि जो वाटर एंटर करेगा उसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी। तो m की जगह dm और इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है v ऊपर की ओर मतलब v j कैप। तो वाटर dm इंटू वी जे कैप इतने मोमेंटम के साथ एंटर करेगा। और बताओ dm जितना वाटर निकलेगा इधर से ना, बस ये जो वाटर निकलेगा तब इसका मोमेंटम कितना होगा, m की जगह तो dm और अब इसका वेलोसिटी वेक्टर vi कैप हो गया है ना। तो पक्का बोल सकते हैं कि dm जितना वाटर अगर फ्लो हो जाए तो वाटर dm इंटू वी जे कैप इतने मोमेंटम से एंटर करेगा और dm इंटू वी जे कैप सॉरी dm इंटू वी आई कैप इतने मोमेंटम से निकलेगा। तो होता है dm का जो छोटा सा एलिमेंट है इसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है, ये वाटर का ही है ना। बस बताओ डीएम का जो छोटा सा एलिमेंट है इसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो तुम बताओ फाइनल मोमेंटम कितना है, डीएम इंटू वी आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम डीएम इंटू वी जे कैप। शायद कोई नया मेथड नहीं है। तो वाटर डीएम इंटू वी जे कैप के मोमेंटम से एंटर करेगा, डीएम इंटू वी आई कैप के मोमेंटम से निकलेगा तो बस डीएम का जो छोटा सा एलिमेंट है उसके मोमेंटम में चेंज कितना होगा, फाइनल मोमेंटम डीएम इंटू वी आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम डीएम इंटू वी जे कैप। बस ये तो मोमेंटम में चेंज हो गया, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट फोर्स देखना है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई डी। तो डीपी बाई डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों और dt का डिवाइड करते हैं, है ना। डीपी बाई dt के लिए दोनों और dt का डिवाइड करते हैं तो होता है dp क्या है, वाटर के मोमेंटम में चेंज। तो dp बाई dt क्या होगा, वाटर पर लगने वाला फोर्स, है ना। वही dp वाटर के मोमेंटम में चेंज है तो dp बाई dt क्या होगा, वाटर पर लगने वाला फोर्स, है ना। वाटर पर लगने वाला फोर्स इतना आ गया, ठीक है। अब चलो तुम आराम से बताओ कि इसमें dm बाई dt को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ मास फ्लो, है ना। तो dm बाई dt को रेट ऑफ मास फ्लो बोल सकते हैं और वो कितना होता है, रो ए वी। और इधर भी dm बाई dt को रेट ऑफ मास फ्लो बोल सकते हैं मतलब रो ए वी बोल सकते हैं। बस सॉल्व करेंगे तो इस ड्यूरिंग वाटर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, रो ए वी स्क्वायर आई कैप माइनस रो ए वी स्क्वायर जी कैप। बस तुम बताओ इस ड्यूरिंग वाटर पर लगने वाला फोर्स इतना है तो एज ए रिएक्शन ट्यूब पर लगने वाला फोर्स इसका बिल्कुल उल्टा, है ना। वो एक्शन रिएक्शन से बोल सकते हैं कि इस ड्यूरिंग वाटर पर लगने वाला फोर्स इतना है तो एज ए रिएक्शन ट्यूब पर लगने वाला फोर्स इसका उल्टा हो जाएगा। है तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस रो ए वी स्क्वायर आई कैप प्लस रो ए वी स्क्वायर जे कैप। तो ट्यूब पर लगने वाला फोर्स इतना आ गया। बस हमको देखना है कि ट्यूब पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये भी रूट टू रो ए वी स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। या चाहो तो वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बताओ ट्यूब पर लगने वाला फोर्स माइनस रो ए वी स्क्वायर तो माइनस आई कैप है ना, तो रो ए वी स्क्वायर माइनस आई कैप मतलब वाटर पर लगने वाला फोर्स रो ए वी स्क्वायर माइनस आई कैप है मतलब रो ए वी स्क्वायर तो पीछे की ओर लगेगा और प्लस रो ए वी स्क्वायर जे के पे हो तो रो ए वी स्क्वायर ऊपर की ओर।
तो रिजल्टेंट बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर ऐसा होगा। तो थ्रस्ट फोर्स से करें तब भी वही आंसर आएगा, और 16वीं सदी के न्यूटन्स लॉ से करें तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन इसमें फालतू पेन की बहुत सारी इंक वेस्ट हो गई, बहुत लेंदी हो गया, इससे ध्यान रखना आगे, है ना? आगे ध्यान रखना कि अब अगर ऐसे कोई रिजल्टेंट थ्रस्ट फोर्स के क्वेश्चन आए तो मूर्खों ऐसे बेसिक न्यूटन्स लॉ से नहीं करेंगे इसको, थ्रस्ट फोर्स के कंसेप्ट से हम बिंदास कर सकते हैं। अब देखो अभी जो क्वेश्चन था उसमें तो दोनों ट्यूब म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोनों ट्यूब कुछ और एंगल पे होते हैं, इसको भी निपटा देते हैं, ठीक है? तो चलो इस बार भी वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का ट्यूब है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह यूनिफॉर्म है ए, लेकिन इस बार भी ट्यूब को मोड़ा है ना, लेकिन इस बार ट्यूब को 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री जितना मोड़ दिया है, ठीक है? अब इस बार भी इससे वाटर v की कांस्टेंट स्पीड से फ्लो हो रहा है ना, मतलब v की स्पीड से एंटर कर रहा है और v की स्पीड से निकल रहा है। तो हमको देखना है कि इस बार बहते हुए वाटर के कारण इस बार ट्यूब पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। बस बेवकूफी करके पक गए ना, अब तो हमको पक्का सबक मिल गया है कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको हम बेसिक थ्रस्ट फोर्स से ही करेंगे। तो इसको तो हम थ्रस्ट फोर्स से ही करेंगे, ठीक है? बस तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस बार भी ट्यूब पर दो दो थ्रस्ट फोर्स लगेंगे ना, तो तुम बताओ कि एक तो वाटर ऐसे आगे की ओर बाहर निकल रहा है तो उसका रिएक्शन तो इस ट्यूब पर पीछे की ओर लगेगा, या तो बोल सकते हैं एक तो वाटर आगे की ओर बाहर निकल रहा है तो उसका रिएक्शन ट्यूब पर पीछे की ओर लगेगा, और ये भी एक थ्रस्ट फोर्स होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वही सिंपली रो ए वी स्क्वायर, और एक और थ्रस्ट फोर्स लगेगा। ये तुम बताओ कि वाटर ऐसे ऊपर की ओर मूव करता है, एंटर कर रहा है ना, तो बस बताओ वाटर ऐसे ऊपर की ओर मूव करता एंटर हो रहा है, मतलब वाटर इस ट्यूब की दीवार को ऊपर की ओर धक्का भी देगा, और ये भी एक थ्रस्ट फोर्स होगा, और ये भी कितना होगा, सिंपली रो ए वी स्क्वायर ही होगा। बस आराम से बताओ, एक तो वाटर आगे की ओर निकल रहा है तो उसका रिएक्शन पीछे की ओर, ये थ्रस्ट फोर्स रो ए वी स्क्वायर, और वाटर ऊपर की ओर मूव करता हुआ एंटर कर रहा है तो ट्यूब पर ऊपर की ओर धक्का लगाएगा, ये भी थ्रस्ट फोर्स रो ए वी स्क्वायर। बस वाटर के कारण ट्यूब पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखते बताओ इस बार इस थ्रस्ट फोर्स और इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू, सॉरी एंगल भी देख सकते हैं। बताओ ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी सामने वाला एंगल 60 डिग्री होगा। बस आराम से बताओ कि ट्यूब पर एक थ्रस्ट फोर्स तो ये लग रहा है और दूसरा ये लग रहा है, बताओ दोनों थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बराबर है, इससे रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा मतलब 30 डिग्री एंगल पर आएगा। और तुम बताओ ये रिजल्टेंट थ्रस्ट फोर्स है, तुम बताओ ट्यूब पर लगने वाला रिजल्टेंट थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर की जगह रो ए वी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह रो ए वी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 मॉड ऑफ ए रो ए वी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी भी रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार ट्यूब पर लगने वाला रिजल्टेंट थ्रस्ट फोर्स √3 रो ए वी स्क्वायर आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन है तो थ्रस्ट फोर्स के कंसेप्ट से कर सकते हैं। अगर इसको बेवकूफ ऐसे बेसिक न्यूटन्स लॉ से करोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन पूरा पेज भर जाएगा। इसी से करना है हमको। हाँ बच्चों देखो थ्रस्ट फोर्स पे बेस सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब वापस अपने मेन पार्ट पे आते हैं। ये तो हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में पढ़ा था, है ना? और हमने पढ़ा था कि कोई बड़ा सा कंटेनर हो उसमें छोटा सा ओरिफिस करें तो वाटर √2gh की वेलोसिटी से बाहर निकलता है, तो ये पढ़ा था। अब देखो थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो बस ओरिफिस करें तो वाटर √2gh वेलोसिटी से बाहर तो निकलता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वाटर कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बस हमको देखना है ना कि बाहर निकलने के बाद वाटर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो वाटर की जो धार है या वाटर की जो स्ट्रीम है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी वो देखना है ना? तो रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट इसको देख लेते हैं। तो उसके लिए भी वही केस दे रहा हूँ। ये तो मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा कंटेनर है सॉरी, ये तो मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा कंटेनर है, इसकी हाइट h है और इसमें फुल ऊपर तक वाटर भरा हुआ है ना? पूरा फुल ऊपर तक वाटर भरा हुआ है और ऑब्वियसली ये कंटेनर जमीन पे रखा है। तो ये कोई बहुत बड़ा कंटेनर है, इसकी हाइट h है, और चलो जमीन से y हाइट पर हम बहुत छोटा सा ओरिफिस करते हैं। ये ध्यान रखना कंटेनर में वाटर की टोटल हाइट तो कैपिटल H है, लेकिन इधर जमीन से y हाइट पर हम कोई छोटा सा
ओरिफिस करते हैं, ठीक है। हमको अच्छे पता है कि ओरिफिस करेंगे तो वाटर फुहारे की फॉर्म में बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद वाटर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो निकलने वाले वाटर की हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक h हाइट का कंटेनर है जिसमें फुल वाटर भरा हुआ है और जमीन से y हाइट पर हम बहुत छोटा सा ओरिफिस कर रहे हैं। तो हमको अच्छे पता है कि इस ओरिफिस की जमीन से हाइट y है, तो इसकी सरफेस से गहराई कितनी होगी h माइनस y, है ना। इतना समझते हो कि वाटर या कंटेनर की टोटल हाइट h है, उसमें से ओरिफिस की जमीन से हाइट y है, तो सरफेस से गहराई कितनी होगी h माइनस y। तो बस तुम आराम से बताओ कि h माइनस y इतनी गहराई पर ओरिफिस करेंगे तो वाटर फुहारे की फॉर्म में बाहर निकलेगा। और हमको अच्छे पता है कि वाटर, है ना, जिस वेलोसिटी बाहर निकलता है उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो बताओ वाटर कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, √2gh। ये तो कह सकते हैं कि इतनी गहराई पर ओरिफिस करेंगे तो वाटर कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, √2gh। तो √2g और h क्या होता है, उस ओरिफिस की सरफेस से गहराई होती है h माइनस y। तो उस पक्का बोल सकते हैं कि h माइनस y इतनी गहराई पर ओरिफिस करेंगे तो वाटर कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, √2g। और h की जगह सरफेस की गहराई h माइनस y इतनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ बाहर निकलेगा। फिर हमको पता है कि बाहर निकलने के बाद वाटर ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना। तो हमको देखना है कि वाटर की धार यहाँ से कितना हॉरिजॉन्टल दूर गिरेगी, मतलब वाटर की जो धार है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी वो देखना है। तो बस बताओ, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी करने की जरूरत नहीं है ना। तुम आराम से बताओ कि लकीली वाटर की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ना। देख के बताओ कि लकीली निकलने वाले वाटर की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। इससे केस किसके सिमिलर हो गया, टावर से फेंके हुए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर हो गया। तो ये ध्यान रखना कि लकीली वाटर की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो केस है वो टावर से फेंके हुए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर हो गया। ये तो तुमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा कि टावर से अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज u√2h/g होती है। तो बताओ, इस बार भी वाटर की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ये भी इसी के सिमिलर है। तो इस बार बताओ निकलने वाले वाटर की भी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, u√2h/g। यहाँ लिख देता हूँ, इस बार भी निकलने वाले वाटर की हॉरिजॉन्टल रेंज u√2h/g। u की जगह निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी, तो निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी कितनी है, √2gh माइनस y। तो u हो गया √2। h क्या होता है, टावर की हाइट, उसकी जगह अब h इस ओरिफिस की हाइट होगी। तो इस ओरिफिस की जमीन से हाइट कितनी है, y अपन g। तो बस बोल सकते हैं कि टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के सिमिलर इसकी भी हॉरिजॉन्टल रेंज u√2h/g। u तो वाटर की इनिशियल वेलोसिटी इतनी, √2। h इस ओरिफिस की जमीन से हाइट y/g। सॉल्व करेंगे तो √g से √g कैंसिल हो गया है, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई यार, है ना। √g से √g कैंसिल हो गया तो √2 इंटू √2 √h माइनस y इंटू y। तो h माइनस y इंटू y का मल्टीप्लाई करेंगे तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, निकलने वाले वाटर की हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, 2√hy माइनस वाई स्क्वायर इतनी होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि, ठीक, अब हम ऐसा करते हैं कि जमीन से अलग अलग हाइट पर ओरिफिस बनाते हैं, है ना। वही कि जमीन से अलग अलग हाइट पर ओरिफिस बनाते हैं। तो देखते हैं कि जैसे जैसे ओरिफिस की हाइट y चेंज करेंगे वैसे वैसे निकलने वाले वाटर की हॉरिजॉन्टल रेंज किस टाइप से चेंज करेगी, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ध्यान रखना कि जैसे जैसे इस ओरिफिस की हाइट y चेंज करेंगे वैसे वैसे निकलने वाले वाटर की हॉरिजॉन्टल रेंज किस टाइप से चेंज करेगी उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो हम देख चुके हैं कि निकलने वाले वाटर की हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बताओ, निकलने वाले वाटर की हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन क्या है, 2√hy माइनस वाई स्क्वायर है ना। तो रेंज का y की फॉर्म में एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये तुमने फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा कि कभी भी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट हो तब ग्राफ बनाने का सेट तरीका होता है। हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, लास्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं और उसके बेसिस पे ग्राफ को एस्टिमेट करते हैं। बस इस बार भी ग्राफ बनाने की वही स्किल
फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे और फिर उसके बेसिस पे ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे। चलो सबसे पहले हम पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, मतलब y टेंड्स टू 0 पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम देखते ही बताओ कि इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो y इक्वल टू 0 पर हॉरिजॉन्टल रेंज 0 आएगी, इससे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ये बोल सकते हैं। और बताओ इसके लिए तो सॉरी, ये बताओ इसके लिए तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जरूरत, इसके लिए तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जरूरत थी नहीं, इसको तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं। ठीक, तुम बताओ कि y इक्वल टू 0 पर ऑरिफिस बना रहे हैं, मतलब बिल्कुल नीचे ऑरिफिस बना रहे हैं। तो बताओ बिल्कुल नीचे ऑरिफिस बनाएंगे तो उसकी सरफेस से गहराई काफी ज्यादा है, मतलब निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तो काफी ज्यादा होगा। लेकिन बताओ इस ऑरिफिस की जमीन से हाइट बिल्कुल 0 है, जमीन से हाइट 0 है तो वाटर वहीं की वहीं ग्राउंड को टच कर जाएगा, वहीं की वहीं टच कर जाएगा, इससे रेंज 0 होगी। ये तो लॉजिकली बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 0 मतलब बिल्कुल नीचे ऑरिफिस बना है तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तो होगा, लेकिन उसकी जमीन से हाइट ही 0 है तो वाटर वहीं के वहीं जमीन को टच कर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज 0 होगी, इसलिए ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। चलो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, है ना अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, मतलब y इक्वल टू h पर देखते हैं। बस तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि अगर इसमें y इक्वल टू h रखें, है ना, लास्ट पॉइंट y इक्वल टू h चेक कर रहे हैं, तो बताओ इसमें y इक्वल टू h रख दें तो रेंज कितनी हो जाएगी, 2 रूट y इक्वल टू h रखें तो एच वाई कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस ये एच स्क्वायर, पूरा 0 हो गया ना तो बोल सकते हैं कि इसमें y इक्वल टू h रखें तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज 0 आएगी, मतलब यहाँ भी ग्राफ 0 को टच करेगा। ठीक है, और इसके लिए भी इस नॉनसेंस एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं थी, इसको भी हम लॉजिकली बोल सकते थे। तुम बताओ कि y इक्वल टू h मतलब हम बिल्कुल ऊपर ऑरिफिस बना रहे हैं, है ना तो y इक्वल टू h मतलब हम बिल्कुल ऊपर ऑरिफिस बना रहे हैं, तो यहाँ अगर ऑरिफिस बनाए तो इसकी जमीन से हाइट तो होगी, लेकिन बताओ बिल्कुल ऊपर ही ऑरिफिस बनाए तो इसकी सरफेस से गहराई 0 होगी, गहराई 0 होगी तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी 0 होगा, मतलब वाटर बिल्कुल वर्टिकल नीचे गिरेगा। और बताओ वर्टिकल नीचे गिरेगा तो तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज 0 ही होगी, तो इसको लॉजिकली भी चेक कर सकते हैं, है ना। बस अब तुम आराम से बताओ कि y इक्वल टू 0 मतलब इधर ऑरिफिस बनाए तब भी रेंज 0, मतलब यहाँ भी ग्राफ 0 को टच करेगा, और y इक्वल टू h मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर ऑरिफिस बनाए तब भी रेंज 0, मतलब यहाँ भी ग्राफ 0 को टच करेगा तो सब कॉन्फिडेंट ही बताओ, है ना, कॉन्फिडेंट ही बताओ कि बताओ यहाँ भी फंक्शन 0 है, यहाँ भी फंक्शन 0 है, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा बनेगा, है ना तो बस हम पक्का बोल सकते हैं यहाँ भी रेंज 0 है ना, मतलब यहाँ भी फंक्शन 0, यहाँ भी फंक्शन 0 है, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं पहाड़ आएगा, मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिम आएगा, तो इसका ग्राफ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्लॉट करते हैं, है ना, बस ये ध्यान रखना, यहाँ भी रेंज 0, यहाँ भी रेंज 0, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिम आएगा तो बताओ बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिम आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इस पानी की धार की रेंज मैक्सिमम होगी। बस अब हमको देखना है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, मतलब ऑरिफिस कितनी गहराई पर बनाए ताकि रेंज सबसे मैक्सिमम आए, वो देखना है तो वैसे तो कोई चालाक पर्सन हो तो सॉरी, वैसे तो कोई चालाक पर्सन हो तो लॉजिकली बोल सकता है कि बताओ इस बार ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, देखो स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली बोल सकता है कि इस बार ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इससे मैक्सिमा कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर आएगा, मतलब बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर ऑरिफिस करें, मतलब y इक्वल टू h बाय 2 इतने हाइट पर ऑरिफिस करें तो रेंज मैक्सिमम आएगी। एक छोटी सी एक और इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इस ग्राफ का शेप कैसा होगा वो देखना। तो कई मूर्ख लोग तो बोलते हैं कि इसका शेप पैराबोलिक होगा, लेकिन अगर ढंग से चेक करेंगे तो इसका शेप पैराबोलिक नहीं, इलिप्टिकल शेप आएगा। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो, तुमने मैथमेटिक्स में हो सकता है इलिप्स नहीं पढ़ा हो, लेकिन तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ध्यान रखना कि इसको सॉल्व कर, है ना, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0 उस फॉर्म में ला सकते हो। और कोऑर्डिनेट पे पढ़ोगे कि इस बार अगर तुम h स्क्वायर माइनस ab
है ना, इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करोगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आएगा। ये तो वही ध्यान रखना कि इसकी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसमें एच स्क्वायर बाय ए बी देखेंगे तो एच स्क्वायर बाय ए बी नेगेटिव आएगा। एच स्क्वायर बाय ए बी नेगेटिव हो तो ग्राफ इलिप्टिकल होगा। तो ये एच स्क्वायर ए बी क्या होते हैं वो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, लेकिन मैं जस्ट इंफॉर्मेशन की फॉर्म बता रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको जनरल कर्व की इक्वेशन की फॉर्म में लाओ और उसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हो तो इसका ग्राफ इलिप्टिकल होता है, ठीक ना। अभी कोई मूर्ख ये मत पूछना कि एच क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, ये तुम इलिप्स में मतलब मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन में चीज पढ़ोगे। बाकी मैंने अभी जस्ट बता दी, कॉनिक सेक्शन के बाद इसको देखना तो तुमको पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। इस कर्व का अगर मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो ये जो कर्व है वो पैराबोलिक नहीं इलिप्स होगा, मतलब आधा अंडा होगा, है ना। ऐसे बॉयल अंडा है और इस बॉयल अंडे को इधर से काट दिया, इधर से काट दिया तो आधे अंडे जैसा ग्राफ होगा, तो इसका ग्राफ इलिप्टिकल या आधे अंडे के टाइप से होगा, ठीक है। बस कोई स्मार्ट पर्सन है तो कॉमन सेंस से बोल सकता है कि इस बार ग्राफ इलिप्टिकल है मतलब सिमेट्रिकल होगा, है ना, फीलिंग से बोल सकते हैं कि ग्राफ जो इलिप्टिकल है मतलब सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होगा इससे ऑब्वियसली मैक्सिमा बिल्कुल बीच में आएगा, तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट मतलब बिल्कुल मिडिल पॉइंट मतलब y इक्वल h बाय 2 इस साइड पर ओरिफिस करें तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से जुगाड़ विद्या से देख सकते हैं और ये इसको देखने का सबसे बेस्ट तरीका है। कोई स्मार्ट इंसान होगा तो ऐसे ही देखेगा, लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से हम मैथमेटिकली भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ रेंज का एक्सप्रेशन ये आ गया ना, 2 रूट एच वाई माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया। तो बस हमको देखना है कि कितनी हाइट पर ओरिफिस करें ताकि रेंज मैक्सिमम आए वो देखना है। तो तुम बताओ कि मैक्सिमम शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन जीरो। बस हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा डर लग रहा है, ठीक है, जो अंडर रूट है इससे थोड़ा डर लग रहा है, तो यहाँ हम थोड़ी सी चालाकी दिखा सकते हैं। तो तुम बताओ कि रेंज का एक्सप्रेशन 2 रूट एच वाई माइनस वाई स्क्वायर है ना, 2 कांस्टेंट है, अंडर रूट भी कांस्टेंट है, तो इसे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। बाकी सब तो कांस्टेंट है ना है ना, तो हम चालाकी से बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो, ये रेंज का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट हो, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब एच वाई माइनस वाई स्क्वायर ये फैक्टर मैक्सिमम होगा। और बताओ ये फैक्टर मैक्सिमम होने के लिए केवल इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो गधों टाइप से पूरी रेंज का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, केवल एच वाई माइनस वाई स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। और रेंज मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, तो बस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट में। तो बताओ hy का डिफरेंशिएशन करना है तो h तो कांस्टेंट है बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। और तुम बताओ कि रेंज मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। सॉल्व कर सकते हैं ना, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2y इक्वल टू h, तो 2y इक्वल टू h, तो बताओ y इक्वल टू h बाय 2। बस अब मैथमेटिक्स ने भी ठप्पा लगा दिया, तो मैथमेटिक्स से ही बोल सकते हैं कि y इक्वल टू h बाय 2 मतलब बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर ओरिफिस करेंगे तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। ये तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि रेंज एच वाई माइनस वाई स्क्वायर पे डिपेंड करे, बस रेंज मैक्सिमम तब होगी जब एच वाई माइनस वाई स्क्वायर मैक्सिमम होगा। और ये चीज मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, तो पूरी रेंज का नहीं करेंगे, केवल एच वाई माइनस वाई स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। बस h कांस्टेंट है बाहर, y का 1 माइनस वाई स्क्वायर का 2y, और रेंज मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू h बाय 2, मतलब मैथमेटिक्स ने ही बता दिया कि y इक्वल टू h बाय 2 मतलब कंटेनर के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर ओरिफिस करेंगे तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो ना, मतलब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए रेंज वाले एक्सप्रेशन में y की जगह h बाय 2 रख देना। चलो कर ही लेता हूँ, है ना। तो ये तो रेंज मैक्सिमम कब आई, कब होगी वो देख लिया। अब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है ना, बस हम बोल सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, एट y इक्वल टू h बाय 2। बस उसके लिए रेंज वाले एक्सप्रेशन में y की जगह h बाय 2 रख देंगे। प्लीज बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी,
2 रूट h इंटू वाई की जगह h बाई 2 माइनस ये वाई स्क्वायर की जगह h बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है। ये तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 h स्क्वायर बाई 2 माइनस h स्क्वायर बाई 4 h स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो h ही आ जाएगा। तो बस इस केस में रेंज मैक्सिमम होगी और रेंज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी h। तो कर सकते हो कि y इक्वल h बाई 2 मतलब मिडिल पॉइंट पर ऑरिफिस करेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी और मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी वो देखना है। तो रेंज में ये एक्सप्रेशन में y की जगह h बाई 2 रख देंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज h के बराबर आएगी। तो इजीली कर सकते हैं। अब देखो सॉरी देखो अभी तो रेंज मैक्सिमम कब होगी उसके लिए गधों टाइप से मैथमेटिकल किया है ना हमने। लेकिन ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से इतना मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं है। आगे तो हम इसको अनपढ़ों के टाइप से ही करेंगे, है ना। तो आगे इसको लॉजिकली अनपढ़ के टाइप से ही करेंगे। फिर बस आगे ऐसे ही सोचेंगे कि बता रेंज का y के साथ जो ग्राफ है वो इलिप्टिकल आता है ना। रेंज का y के साथ ग्राफ इलिप्टिकल आता है। बस ग्राफ इलिप्टिकल है मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इससे बताओ मैक्सिमा बिल्कुल बीच में आएगा। ये ध्यान रखना ये ग्राफ इलिप्टिकल है मतलब सिमेट्रिकल है। इससे मैक्सिमा बिल्कुल बीच में आएगा मतलब बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर ऑरिफिस करें ना। ऑरिफिस अगर बिल्कुल बीच में करें मतलब y को h बाई 2 पर करें तो रेंज सबसे मैक्सिमम आएगी और रेंज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए इसमें y की जगह h बाई 2 रख देना। ठीक है तो मैथमेटिकली नहीं ऐसे ही सोचेंगे। तो ये हमने सारा देख लिया। ठीक है अब देखो अब इसमें कुछ और भी रास छुपे हुए हैं वो देखना। ये तो मैंने अभी बताया कि ये मैंने अभी बताया कि इस केस में रेंज का y के साथ ग्राफ इलिप्टिकल होता है इसलिए जो मैक्सिमा होगा वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे आएगा मतलब y को h बाई 2 पर रेंज सबसे ज्यादा आएगी। ये तो सही है ठीक है ना मतलब ऑरिफिस y को h बाई 2 तो मिडिल पॉइंट पर ऑरिफिस करें तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। लेकिन ध्यान रखना कि कई बार मिडिल पॉइंट पर ऑरिफिस ठीक कई बार मिडिल पॉइंट पर ऑरिफिस अवेलेबल नहीं होता। तो इस ग्राफ से ही देख सकते हैं। बताओ जो ऑरिफिस मिडिल पॉइंट के जितना पास है रेंज उतनी ही ज्यादा आएगी और जो ऑरिफिस मिडिल पॉइंट से जितना दूर है रेंज उतनी कम आएगी। ये तो ग्राफ में ही दिख रहा है कि मिडिल पॉइंट पर ऑरिफिस करने से रेंज मैक्सिमम आएगी। लेकिन ऑप्शन में अगर मिडिल पॉइंट पर ऑरिफिस नहीं हो तो फिर बताओ जो ऑरिफिस मिडिल पॉइंट के जितना ज्यादा पास है रेंज उतनी ज्यादा आएगी और जो ऑरिफिस मिडिल पॉइंट से जितना दूर है रेंज उतनी कम आएगी। और अगर कोई दो ऑरिफिस मिडिल पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पे है तो रेंज भी बराबर आएगी। जैसे एक ऑरिफिस मिडिल पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर है और एक ऑरिफिस मिडिल पॉइंट से 5 सेंटीमीटर नीचे है तो ये दोनों मिडिल पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है तो रेंज भी बराबर आएगी। तो देखो तुम देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट है वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो गया है। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल रेंज का भी ग्राफ ऐसा ही आया था और वहां भी देखा था कि 45 डिग्री एंगल पर थ्रो करने पर रेंज मैक्सिमम आती है। 45 डिग्री ऑप्शन में नहीं हो तो बस जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 के ज्यादा क्लोज होगा वहां रेंज ज्यादा आएगी और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से दूर होगा वहां रेंज कम आएगी। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट यहाँ भी लगता हुआ दिख रहा है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूँ। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है ढंग से आंसर देना। हाँ बच्चों इसी में कॉमन क्वेश्चन में तुमको पूछ रहा हूँ ध्यान से देखना। तो देखो हमको दे रखा है कोई कंटेनर है जिसकी टोटल हाइट 100 सेंटीमीटर है और इसमें फुल वाटर भरा हुआ है। अब देखो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि जमीन से अलग अलग हाइट पर ऑरिफिस बना रहे हैं और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमको देखना है कि इन चारों में से किस हाइट पर ऑरिफिस बनाए ताकि हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे हमको पूछा है चारों में से इस साइड पर ऑरिफिस बनाए ताकि निकलने वाले पानी की धार की हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज्यादा है वो देखना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो वाई इक्वल टू जमीन से y इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हाइट पर ऑरिफिस बना रहे हैं। सेकेंड केस में जमीन से y इक्वल टू 48 सेंटीमीटर हाइट पर ऑरिफिस बना रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में 58 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन में 70 सेंटीमीटर हाइट पर ऑरिफिस बना रहे हैं। दोस्तों बताओ इन चार ऑप्शन में से किस केस में रेंज सबसे ज्यादा आएगी। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके बताओ। चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सिंसियर होगा उसने आंसर दे दिया होगा। नहीं तो एक बार कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर हाइट का कोई कंटेनर है जिसमें फुल वाटर भरा हुआ है। अलग अलग हाइट पर हम ऑरिफिस बना रहे हैं। इनमें से किस हाइट पर ऑरिफिस बनाए ताकि रेंज सबसे ज्यादा है वो देखना है। ये तो मैंने अभी बताया था है ना।
मैंने अभी बताया था कि इस केस में रेंज का y के साथ ग्राफ ऐसा इलिप्टिकल आता है ना? अभी बताया था कि इस केस में रेंज का y के साथ ग्राफ इलिप्टिकल आता है। और बताओ अगर बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर ओरिफिस करें मतलब y इक्वल टू h/2 मतलब 50 सेंटीमीटर पर ओरिफिस करें तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। ये तो अभी पढ़ा था। ये ग्राफ इलिप्टिकल होता है, मिडिल पॉइंट पर मैक्सिमम आता है ना। तो बस कंटेनर के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे मतलब y इक्वल h/2 मतलब 50 सेंटीमीटर इस हाइट पर ओरिफिस करें तो रेंज सबसे ज्यादा होगी। तो बताओ अगर ऑप्शन में y इक्वल 50 सेंटीमीटर होता तब तो आंखें बंद करके उस ऑप्शन को टिक कर सकते थे, लेकिन इस बार y इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में है ही नहीं, है ना? y इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में है ही नहीं, बस अब जो ओरिफिस मिडिल पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज होगा वहां रेंज सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, तुम बताओ इन सारों में से ये y इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ये जो ओरिफिस है वो मिडिल पॉइंट के सबसे ज्यादा पास है। ये मिडिल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर नीचे है ना, तो y इक्वल टू 48 सेंटीमीटर ये जो ओरिफिस है वो मिडिल पॉइंट के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए यहाँ रेंज सबसे ज्यादा आएगी। देखना ये 58 सेंटीमीटर, ये तो मिडिल पॉइंट से 8 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि 2 सेंटीमीटर नीचे। तो बस ये जो ओरिफिस है y इक्वल टू 48 ये मिडिल पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ रेंज सबसे ज्यादा आएगी, है ना? अब चलो, अब ई ऑप्शन में अगर 52 सेंटीमीटर होता तो बताओ अब रेंज सबसे ज्यादा किस में आएगी? अब बी और ई दोनों ऑप्शन सही होंगे। बताओ ये जो बी ऑप्शन है ना, मतलब ये जो ओरिफिस है वो मिडिल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर नीचे है, और ये जो ओरिफिस है वो मिडिल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ऊपर है ना, तो ये दोनों मिडिल पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो इन दोनों में रेंज बराबर आएगी और ज्यादा आएगी। तो अब मैक्सिमम रेंज बी और ई दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन में टाई हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ बच्चों, वेलोसिटी और फ्लक्स में हॉरिजॉन्टल रेंज पे बेस क्वेश्चन कर लिए। अब देखो अब इस वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स में एक और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमको पूछता है कि पूरा कंटेनर खाली होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कोई बहुत सारा बड़ा कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, बॉटम पर ओरिफिस करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा ना, तो हमको पूछता है कि पूरा वाटर बाहर निकलने में या पूरा कंटेनर खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। फिर इस टाइप क्वेश्चन अपने जेईई में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन हमने 2003 में जब आईईएस का एग्जाम दिया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जो तुम ये पढ़ रहे हो ना जेईई के लिए, वो यही नहीं, आगे जब तुम आईएएस के एग्जाम दोगे, गेट का एग्जाम दोगे, आईईएस का एग्जाम दोगे, इन सब में भी इसका यूज होता है काफी सारा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखो जैसे हमको दे रखा है कि कोई बहुत बड़ा कंटेनर है, ध्यान से देखना। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा कंटेनर है जिसकी हाइट h है और इसमें फुल वाटर भरा हुआ है। अब देखो हमको वाटर को खाली करना है ना, तो उसके लिए बॉटम पे हम बहुत छोटा सा ओरिफिस बना देते हैं। ये तो हमको क्लियरली दिया होगा कि कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है, मतलब कैपिटल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल है, वो हमको दिया होगा। ठीक है, बस ओरिफिस बना देते हैं। बस ओरिफिस बनाएंगे तो वाटर बाहर निकलेगा ना, वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर का जो टॉप लेवल है वो डाउन होगा, और कुछ टाइम के बाद पूरा पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा। तो हमको देखना है कि हमको देखना है कि पूरा कंटेनर खाली होने में टोटल कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इसको बेसिक मैथमेटिक्स से मतलब इंटीग्रेशन से किया जाए, और दूसरा इसको जुगाड़ या शॉर्टकट से किया जाए। ठीक है, चलो पहले इसको हम ये पहले हमको इसको सिस्टमेटिक मैथमेटिकल तरीके से करते हैं। हाँ बच्चों, फिर पहले इसको बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना। ये तो हमको दे रखा है बहुत बड़ा कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही ज्यादा कैपिटल है, इसमें h हाइट तक वाटर भरा हुआ है। अब वाटर को खाली करना है, तो उसके बॉटम में हमने बहुत छोटा सा ओरिफिस बना दिया है। फिर हमको क्लियरली दे रखा है कि ओरिफिस के कंपैरिजन में कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही ज्यादा है, वो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है। तो बस ओरिफिस बनाएंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, और वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर का जो टॉप लेवल है वो डाउन होगा ना, कुछ टाइम के बाद पूरा पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा। बस पूरे कंटेनर को पूरे कंटेनर को खाली होने में
टोटल टाइम कितना लगेगा वो देखना है। ठीक है? इसको मैथमेटिकली करते हैं। बस इतना तुम लॉजिकली बताओ, है ना? इतना तुम लॉजिकली बताओ कि इस बार निकलने वाले वाटर की जो वेलोसिटी है वो हाइट पे डिपेंड करेगी ना? तो तुम बताओ कि जैसे-जैसे वाटर खाली होगा, है ना? बोल सकते हैं कि जैसे-जैसे कंटेनर खाली होगा, वैसे-वैसे वाटर की हाइट घटेगी, है ना? ये बोल सकते हैं कि जैसे-जैसे कंटेनर खाली होगा वैसे वाटर की हाइट घटेगी। वाटर की हाइट घटेगी तो निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स घटेगा। इधर वाटर की वेलोसिटी घटेगी तो जो टॉप लेवल के डाउन होने की रेट है वो भी डिक्रीज़ होगी। है, तो ये मेन चीज़ बोल सकते हैं। बताओ इस बार, है ना? इस बार जैसे-जैसे कंटेनर खाली होगा ना, वैसे-वैसे वाटर की हाइट घटेगी तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी घटेगा। यहाँ निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी घटेगी, तो टॉप लेवल के डाउन होने की भी वेलोसिटी घटेगी। मतलब इस बार टॉप लेवल यूनिफ़ॉर्म रेट से डाउन नहीं होगा, टॉप लेवल के डाउन होने की रेट भी चेंज होगी। इसलिए इस बार पूरे कंटेनर को खाली होने में टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड से नहीं निकाल सकते। इस बार हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये तो सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए। कि हर बार वाटर की हाइट चेंज करेगी ना, तो उस वाटर की हाइट चेंज करेगी तो निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स चेंज करेगा, तो टॉप लेवल के डाउन होने की रेट भी चेंज करेगी। बताओ कंटेनर को खाली होने में टोटल टाइम के लिए इस बार हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलो उसके लिए ऐसा करते हैं कि उसके लिए मान लेते हैं कि ओरिफिस से वाटर लगातार बाहर निकल रहा है, मतलब है ना वही कि ओरिफिस से वाटर लगातार बाहर निकल रहा है मतलब टॉप लेवल लगातार डाउन हो रहा है। और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पे टॉप लेवल y जितना डिस्प्लेस हो गया। मैं इधर लिख देता हूँ चलो। है तो मान लेते हैं कि ओरिफिस से वाटर लगातार बाहर निकल रहा है, मतलब इसका टॉप लेवल लगातार डाउन हो रहा है। और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम में ये टॉप लेवल y जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस हो गया। है तो मान लेते हैं कि टी टाइम में टॉप लेवल y जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस हो गया, ठीक ना? फिर बस तुम बताओ कि टॉप लेवल y जितना नीचे डिस्प्लेस हो गया, तो बताओ अब इसमें वाटर की हाइट कितनी बचेगी? h माइनस y। तुम आराम से बताओ कि शुरू में वाटर की टोटल हाइट कैपिटल H थी, उसमें से वाटर y जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस हो गया, तो अब इस कंटेनर में वाटर की हाइट कितनी बचेगी? h माइनस y। बस तुम बताओ कि इस सॉरी तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर कंटेनर में वाटर की हाइट h माइनस y है, तो इस इंस्टेंट पर इस ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा? √2gh। कह सकते हैं ना? इस इंस्टेंट पे कंटेनर के अंदर वाटर की हाइट h माइनस y है, तो इस इंस्टेंट पर ओरिफिस से निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा? √2gh। तो √2g और h वाटर की हाइट h माइनस y ये होगा, ठीक है? बस तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी इतनी होगी, तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना? बस इस इंस्टेंट पर ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी इतनी है, तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली इस सेक्शन और इस सेक्शन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देते हैं, है ना? तो उसके लिए सिंपली इस है ना, उसके लिए सिंपली इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देते हैं। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो बताओ A1, तो बताओ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो कितना है? कैपिटल है। V1 टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी निकालनी है, इसको V बोल देता हूँ, इक्वल टू A2, तो इस ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है इंटू V2, यहाँ से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी कितनी है? √2g h माइनस y। तो इस नमूनों को उधर ट्रांसफर कर लेना। उधर ट्रांसफर करोगे तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? A बाय कैपिटल A इंटू √2g h माइनस y। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी इतनी है, तो इस इंस्टेंट पर टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी इतनी होगी। बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट y है और टॉप लेवल की वेलोसिटी v है, तो टॉप लेवल की वेलोसिटी को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? dy बाय dt। ये तुम खुद बताओ कि टॉप लेवल की वेलोसिटी y है और टॉप लेवल का टॉप लेवल की वेलोसिटी v है और टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट y है ना, तो टॉप लेवल की वेलोसिटी को खोल कर क्या लिख सकते हैं? dy बाय dt लिख सकते हैं। कई मूर्ख लोग तो इसको dy बाय dt लिख देते हैं, जल्दी पड़ी होती है तो।
ये तो गलत है यार। y तो टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी तो इधर की वेलोसिटी है। तो इसको तो dy बाय dt नहीं लिख सकते, लेकिन इसको लिख सकते हैं, तो बस बोल सकते हैं कि y टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट है और v टॉप लेवल की वेलोसिटी है। तो द टॉप लेवल की वेलोसिटी को खोल करके रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब dy बाय dt लिख सकते हैं। बस अब तो सभी को पता है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। बस ऐसा करते हैं कि y वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है? तो ये y वाली टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो LHS में तो कितना आएगा, dy अपन रूट ऑफ h माइनस y, है ना। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे LHS में तो dy अपन रूट h माइनस y इक्वल टू RHS में क्या बचेगा, a बाई कैपिटल A बचेगा, रूट 2g बचेगा और dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dt। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए ना। तो द वेरिएबल सेपरेट हो गए मतलब रास्ता साफ है। अब दोनों इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T, है ना। चलो मान लेते हैं कि पूरा कंटेनर खाली होने में टाइम कैपिटल T लग रहा है, तो लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T। इधर भी लिमिट है ना, तो dy तो y की लिमिट रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो तुम बताओ y क्या है, टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट। तो तुम बताओ t इक्वल टू 0 पर तो टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट 0 था, है ना। t इक्वल टू 0 पर तो टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट 0 था और t इक्वल टू कैपिटल T मतलब जब पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा तब तक टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H के बराबर होगा। तो लिमिट समझ गए ना कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू 0 पर टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट 0 था और t इक्वल टू कैपिटल T मतलब जब पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा तब टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कैपिटल H के बराबर। तो बस अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन तुमने मैथमेटिकल टूल में किए होंगे, है ना। मैं फालतू का कचरा नहीं फैलाना चाहता, इधर अलग लिख रहा हूँ कि बताओ इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, h माइनस वाई की पावर माइनस हाफ dy, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, बस तुम आराम से बताओ कि समथिंग की पावर। चलो मैं इसके इंटीग्रेशन को अलग से ही कर लेता हूँ, फालतू, है ना। इस इंटीग्रेशन को अलग कर लेता हूँ। जैसे हमको इंटीग्रेशन क्या करना था, dy अपन रूट ऑफ h माइनस वाई का इंटीग्रेशन करना था ना। तो बताओ इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाएंगे तो इंटीग्रेशन इस पूरी चीज को ऊपर ले आएंगे तो h माइनस वाई की पावर माइनस हाफ dy, है ना। बस अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बस मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि बहुत नॉर्मल टाइप का एक्सप्रेशन है, y की पावर माइनस हाफ जैसा दिख रहा है, बस y की जगह y की लीनियर टर्म आ गई है। और तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि y की जगह y की लीनियर टर्म आ जाए तब इंटीग्रेशन करने का शॉर्ट मेथड क्या होता है, पहले पूरे का इंटीग्रेशन और फिर y का कोफिशिएंट नीचे, पहले पूरे का इंटीग्रेशन। तो बताओ h माइनस वाई की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, h माइनस वाई की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपन माइनस हाफ प्लस वन इंटू फिर y का कोफिशिएंट नीचे, तो y का कोफिशिएंट माइनस वन नीचे आएगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो बताओ h माइनस वाई की पावर माइनस हाफ प्लस वन कितना हो गया, हाफ, नीचे माइनस हाफ प्लस वन कितना हो गया, हाफ, इंटू माइनस वन, टू को ऊपर ले आएंगे तो माइनस टू, h माइनस वाई की पावर हाफ मतलब इसको अंडर रूट बोल सकते हैं, है ना। तो इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन ये हो गया। वहां करता तो पूरा पेज ही भर जाता, ये तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इस पूरे नमूने का इंटीग्रेशन माइनस टू रूट h माइनस वाई होगा। ये तो लिख देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस टू रूट ऑफ h माइनस वाई इतना हो गया, ठीक है। और अब लिमिट रखते हैं लिमिट y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h इक्वल टू इधर a बाई कैपिटल A बाहर, रूट टू जी बाहर, और यहाँ तो डायरेक्ट बताओ, इधर तो सारे कांस्टेंट है बाहर, बचा ओनली dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट में t की जगह कैपिटल T रखेंगे तो कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 0। अब लिमिट रख सकते हो ना, कोई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे लिमिट रख सकते हो। इस बताओ अपर लिमिट में h की जगह कैपिटल H रखेंगे तो ये, है ना, वही अपर लिमिट में y की जगह कैपिटल H रखेंगे तो h माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0, माइनस लोअर लिमिट में y की जगह 0 रखेंगे तो माइनस टू रूट h आ जाएगा इक्वल टू a बाई कैपिटल A
रूट टू जी इंटू कैपिटल टी। अब सॉल्व कर लोगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो सिंप्लीफाई करोगे तो इस पूरे कंटेनर को खाली होने में टाइम तुम्हारे पास आएगा रूट टू एच ओपन जी इंटू ए बाय इंटू कैपिटल ए बाय ए। थोड़ी बहुत जोड़ बाकी कर सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरे कंटेनर को खाली होने में टाइम कितना आ गया, रूट टू एच बाई जी इंटू ए बाय स्मॉल ए इतना आ गया। अब देखो ये नॉनसेंस एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है, मुझे भी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो याद रखना ही नहीं, बस इसमें एक चीज ध्यान में रख सकते हो कि कंटेनर को खाली होने में जो टाइम लगता है वो रूट एच पे डिपेंड करता है, मतलब कंटेनर की हाइट के अंडर रूट पे डिपेंड करता है। तो इसमें बाकी सारा कचरा याद नहीं रखना, बस केवल इतना ही याद रख लेना कि कंटेनर को खाली होने में टाइम रूट एच पे डिपेंड करता है, मतलब एक के कंपैरिजन में कोई दूसरा कंटेनर है ना, एक के कंपैरिजन में दूसरा कंटेनर उतने ही क्रॉस सेक्शन एरिया का हो लेकिन उसकी हाइट डबल हो तो उसको खाली होने में टाइम रूट टू टाइम्स लगेगा। तो ये इजीली कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल मैथमेटिकली किया। कैसे किया उसको जस्ट मैं 1 मिनट में समराइज कर लेता हूँ। कोई हमको दे रखा था कि एच हाइट का कोई कंटेनर है जिसमें फुल वाटर भरा हुआ है। बॉटम पर छोटा-सा ओरिफिस करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा। तो इसका लेवल डाउन होगा और कंटेनर खाली होगा। पूरा कंटेनर खाली होने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि कंटेनर खाली होने की रेट यूनिफॉर्म नहीं है। तुम बताओ, है ना? तुम बताओ जैसे-जैसे कंटेनर खाली होगा ये वाटर की हाइट चेंज करेगी, है ना? होएगी। जैसे-जैसे कंटेनर खाली होगा वाटर की हाइट चेंज करेगी तो निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स चेंज करेगा, तो टॉप लेवल की डाउन होने की रेट भी चेंज करेगी। इससे खाली होने में टाइम के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है? तो घबराना मत। उसके लिए वही बिल्कुल बेसिक तरीका है। मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ओरिफिस से लगातार वाटर निकल रहा है, तो उसके कारण टॉप लेवल लगातार डाउन डाउन हो रहा है। मान लेते हैं किसी भी जनरल टी टाइम में टॉप लेवल y जितना डाउन हो गया, बस वाटर की टोटल हाइट h थी, उसमें टॉप लेवल y जितना डिस्प्लेस हो गया, तो अब वाटर की हाइट कितनी बचेगी? h माइनस y इतनी बचेगी, है ना? बस इस इंस्टेंट पर वाटर की हाइट h माइनस y है, तो ओरिफिस से निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा? रूट टू जी एच। तो रूट टू जी एच की जगह h माइनस y, बस मूर्खों टाइप से इस वेलोसिटी को dy बाय dt मत लिख देना, है ना? y टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए वेलोसिटी भी टॉप लेवल की देखनी होगी। तो तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी इतनी है, तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो a1 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A इंटू v1 टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी v इक्वल टू a2 ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a इंटू v2 ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी रूट टू जी एच माइनस वाई। तो ट्रांसफर करेंगे तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी इतनी आ गई, तो बस टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट y है, तो टॉप लेवल की वेलोसिटी को खोल करके dy बाय dt लिख देंगे, बस। उसके बाद सिंपली वेरिएबल सेपरेट करेंगे, मतलब y वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे। t इक्वल टू 0 पर टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट 0, और जब पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा तब तक टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H के बराबर होगा। आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो करने का तरीका बता दिया था। तो आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कंटेनर को खाली होने में टाइम इतना आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना कि कंटेनर को खाली होने में जो टाइम है वो रूट एच पे डिपेंड करता है, बस इतना ही ध्यान रखना। देखो अभी तो कंटेनर को खाली होने में लगा टाइम निकालने के लिए अभी तो हमने बिल्कुल शरीफों के टाइप से मैथमेटिकली किया, मतलब इंटीग्रेशन से किया। बाकी तुम चाहो तो इसको जुगाड़ से भी कर सकते हो, है ना? तो चलो अब कंटेनर को खाली होने में जो टाइम है उसको जुगाड़ से या शॉर्टकट से करते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे कुछ काइनेमेटिक्स के कांसेप्ट बताने होंगे। पता नहीं तुम काइनेमेटिक्स बहुत टाइम पहले पढ़ी थी तुमने, तो हो सकता है कि तुम कांसेप्ट भूल गए हो। तो जुगाड़ बताने के पहले एक बार काइनेमेटिक्स के कुछ छोटे-छोटे कांसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है? तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन में तुमने पढ़ा होगा, है ना? रेक्टिलिनियर मोशन में तुमने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब ध्यान रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उस केस में 3 तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन साथ में एक छुपी हुई इक्वेशन भी होती है। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 3 तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेकिन एक छुपी हुई इक्वेशन होती है। छुपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बुक में नहीं दी होती है।
तो 3 तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पढ़ी होगी तुमने, लेकिन इस केस में एक छुपी इक्वेशन भी होती है, और छुपी इक्वेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब s इक्वल टू v प्लस u बाय 2 इनटू t। और एक काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इस छुपी इक्वेशन की स्पेशलिटी है कि इस छुपी इक्वेशन में एक्सेलरेशन का कहीं जिक्र नहीं है। तो ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन के किसी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं हो, मतलब एक्सेलरेशन दिया भी नहीं हो और एक्सेलरेशन पूछा भी नहीं हो, तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि अब बेस्ट इक्वेशन ये छुपी इक्वेशन रहेगी। इसका एक एग्जांपल भी कराता हूँ, तभी तो तुम शॉर्टकट समझ पाओगे। ये सारे एग्जांपल और ये सारी चीजें रेक्टिलिनियर मोशन में बताते हैं, लेकिन कोई भूल गया हो तो इसी का एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखो, ऐसे कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी पोजीशन x के साथ चेंज कर रही है, और वेलोसिटी रूट 25 माइनस 6x के टाइप से चेंज कर रही है, ठीक है। तो बस हमको पूछा है कि पार्टिकल को, इस बार पार्टिकल को x इक्वल 0 से x इक्वल 8/3 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो देखो, इसको करने का एक तरीका तो ये कि इसको बेसिक इंटीग्रेशन से करें, है तो ध्यान रखना। एक तरीका तो ये कि इसको बेसिक इंटीग्रेशन से करें। बताओ, वेलोसिटी को खोल करे क्या लिख सकते हैं? dx बाय dt। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी होगा। तो इसको हम चालाकी से कर सकते हैं, है ना। तो देखो, रेक्टिलिनियर मोशन में तुमको चमका कर बताया था, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन हो सर्कुलर मोशन में तुमको चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी वेलोसिटी रूट एक्स पे डिपेंड करे, रूट k प्लस एक्स या रूट k माइनस एक्स पे डिपेंड करे, तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। ये तो ध्यान रखना, ये वेव में भी यूज होगा। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी वेलोसिटी रूट एक्स, रूट k प्लस एक्स या रूट k माइनस एक्स इस टाइप से डिपेंड करे, तो इसकी शक्ल देखते आना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है उसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, कंपेरेबल बनाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो बताओ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 6x, या और सुंदर तरीके से क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम 5 स्क्वायर माइनस 6x ये लिख सकते हैं। बस अब तुम शक्ल देखते ही बताओ कि अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के कंपेरेबल आ गई या नहीं? आ गई ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं कि अब ये जो इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के कंपेरेबल आ गई। बस इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से कंपेयर कर सकते हैं। बताओ, बिल्कुल कंपेरेबल है ना, तो इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ, कंपेयर करेंगे तो यू स्क्वायर का काम 5 स्क्वायर, यू स्क्वायर का काम 5 स्क्वायर, तो u इक्वल टू 5, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 5 होगी। और इधर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो बताओ, 2a का काम कौन कर रहा है? -6। तो तब 2a का काम कौन करेगा? -6। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू -3 आ गया। और कि तुम बताओ कि एक्सेलरेशन -3 आ गया, मतलब लकीली एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। इसमें लकीली थी की तो कोई बात है ही नहीं। तो बताओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करोगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो आएगा ही। बाकी ध्यान रखना, इसको अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे तो यू स्क्वायर का काम 5 स्क्वायर, और इसमें एक्सेलरेशन -3 आएगा। बस तुम बताओ कि इस बार लकीली एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। और तुम बताओ कि लकीली एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, मतलब अब तो हमको लाइसेंस मिल गया, अब तो हम सारी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। शुरू में तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ जाकर पता चल गया कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया ना, मतलब अब हमको लाइसेंस मिल गया, अब तो हम सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा सकते हैं। ये तो वैसे तो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, नहीं, लेकिन ध्यान रखना, इस बार यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है ना। तो उसके लिए कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, लेकिन मुझे सबसे सुंदर इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगती है s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। बस यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम पूछा है ना, तो उसके लिए x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 8/3 के बीच ये छुपी इक्वेशन लगा देना, s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। बस उसके लिए v और u देखना है, मतलब पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी देखनी है, वो तो इजीली कर सकते हैं। बताओ, u देखना है ना, नहीं, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, मतलब x, हाँ, नहीं, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, मतलब x इक्वल 0 पर वेलोसिटी देखनी है, तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रख दो। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ,
ठीक है कि u इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, मतलब x इक्वल 0 पर वेलोसिटी देखनी है, तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रख दो, तो इनिशियल वेलोसिटी √25 मतलब 5। फाइनल वेलोसिटी देखनी है, मतलब x इक्वल 8/3 पर वेलोसिटी देखनी है, तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन में x की जगह 8/3 रख देना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √25 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 8/3 रख दोगे तो ये √9 मतलब 3 आ गई। बस आराम से बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी 5 आ गई, फाइनल वेलोसिटी 3 आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम पूछा है, बस भगवान का नाम लेकर के ये छुपी इक्वेशन लगा देना, s इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी। बताओ यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो 8/3 है, इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक के मोशन में फाइनल वेलोसिटी का काम कौन करेगा, 3। इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा, 5/2 इंटू टी। तो इससे टाइम भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा यार, ये 8 से 8 कैंसल, तो टाइम 2/3 सेकेंड। अगर इंटीग्रेशन से करोगे तब भी इतना ही आएगा। बस ये काइनेमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट है जो तुमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़े होंगे, भूल गए हो तो मैंने यहाँ बता भी दिए। तो बस ये जो किया उससे 2 सबक याद रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी वेलोसिटी √k प्लस x या √k माइनस x पे डिपेंड करे, तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं, है ना? करने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में ही चल जाना चाहिए कि वेलोसिटी √k प्लस x या √k माइनस x इस टाइप क्या है, तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना भी आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा मतलब हम बिंदास सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे इतना सारा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट बता दिए। अब मैं वापस फ्लूइड के उस एग्जांपल पे आ रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ हाँ बच्चों, वापस फ्लूइड के एग्जांपल पे आता हूँ। ये तो वापस वही क्वेश्चन ले रहा हूँ कि हमको दे रखा है बड़ा सा कंटेनर है, ठीक, इसमें h हाइट तक फुल वाटर भरा हुआ है, और वाटर को खाली करने के लिए बॉटम पर कोई छोटा सा ऑरिफिस बना दिया है। वो कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा, ऑरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है, तो वाटर बाहर निकलेगा, उसके कारण टॉप लेवल डाउन होगा, और कुछ टाइम के बाद पूरा पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा ना। पूरे कंटेनर को खाली होने में टाइम कितना लगेगा वो देखना था। तो देखो अभी तो कंटेनर को खाली होने में टाइम हमने शरीफ ऑक्टाई से इंटीग्रेशन से निकाला, लेकिन तुम चाहो तो उसको जुगाड़ से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम फालतू की चीजें लिखेंगे नहीं, जितना हो सके उसका उतना मुंह जुबानी करेंगे। ठीक है, ठीक, तो वही मान लेते हैं, यहाँ किया था वही। ठीक है, ठीक, तो वही मान लेते हैं कि ऑरिफिस किया तो वाटर बाहर निकलेगा ना, और बताओ वाटर बाहर निकलेगा तो उसके कारण टॉप लेवल डाउन होगा। चलो किसी इंस्टेंट पर टॉप लेवल का डिस्प्लेसमेंट y है, बस तुम बताओ कि कंटेनर की टोटल हाइट h है, उसमें टॉप लेवल y जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस हो गया, तो वाटर की हाइट कितनी बचेगी, h माइनस y। तो इस इंस्टेंट पर निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh होगा, तो √2gh की जगह h माइनस y। तो फालतू लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना बोल सकते हैं कि इस बार ऑरिफिस से निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh माइनस y होगा, मतलब ऑरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी √h माइनस y पे डिपेंड करेगी। साथ में जो कचरा कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं है, तो बोल सकते हैं कि ऑरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी √h माइनस y पे डिपेंड करेगी। बस तुम बताओ कि ऑरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी √h माइनस y पे डिपेंड करेगी, तो प्रोपोर्शनली टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी भी √h माइनस y पे डिपेंड करेगी। वो कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे तो यही आएगा ना। तो बस फालतू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मन में समझ जाएंगे कि ऑरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी √h माइनस y पे डिपेंड कर रही है, तो प्रोपोर्शनली टॉप लेवल के भी डाउन होने की वेलोसिटी √h माइनस y पे डिपेंड करेगी। और मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था तो अभी तुमको चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी वेलोसिटी √h प्लस y या √h माइनस y इस टाइप की हो, तो शक्ल देखते ही आना चाहिए कि इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। अब गधों से कंपेयर नहीं करेंगे, अपने मन में ही समझ जाएंगे। है, तो ध्यान रखना कि इस बार भी वेलोसिटी √y या √h माइनस y पे डिपेंड कर रही है ना, है ना? बस बोल सकते हैं इस बारी वेलोसिटी रूट y या रूट h माइनस y ऐसे डिपेंड कर रही है तो शक्ल देखते ही आना चाहिए कि इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं।
और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे तो टॉप लेवल के डाउन होने का एक्सेलरेशन कितना भी आएगा लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, है ना। गधोटा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मन में समझ जाएंगे कि टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी रूट h माइनस वाई ऐसे डिपेंड कर रही है ना। तो वेलोसिटी रूट वाई या रूट h माइनस वाई ऐसे डिपेंड कर रही है, मतलब इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे तो टॉप लेवल के डाउन होने का एक्सेलरेशन कितना भी आएगा लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। बस तुम बताओ, तुम बताओ कि टॉप लेवल के डाउन होने का एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, मतलब अब हमको लाइसेंस मिल गया। अब तो हम बिंदास इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। देखना बस हमको देखना है कि टॉप लेवल को हमको देखना है कि टॉप लेवल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो उसके लिए बताओ टॉप लेवल के यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, छुपी इक्वेशन। या तो चलो इसको मैं इनिशियल मान लेता हूँ और इसको फाइनल मान लेता हूँ। तो बस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टॉप लेवल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है ना। तो उसके लिए टॉप लेवल के यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए वो छुपी इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी लगा सकते हैं। बस इसके लिए हमको u मतलब टॉप लेवल की इनिशियल वेलोसिटी देखनी होगी और v मतलब टॉप लेवल की फाइनल वेलोसिटी देखनी होगी, और वो तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं। तो चलो पहले हमको u देखना है, मतलब पहले हमको यू देखना है, मतलब टॉप लेवल की इनिशियल वेलोसिटी देखनी है। बस तो मुंह जुबानी बताओ कि इनिशियली कंटेनर में h हाइट तक वाटर है ना। तो इनिशियली कंटेनर में h हाइट तक वाटर है। तो बताओ शुरू में वाटर की हाइट h है, तो ओरिफिस से निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा, रूट टू जी एच, है ना। मुंह जुबानी बोल सकते हैं कि शुरू में कंटेनर में h हाइट तक वाटर है, तो शुरू में ओरिफिस से निकलने वाले वाटर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा, रूट टू जी कैपिटल एच। बस ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी इतनी है, तो टॉप लेवल की वेलोसिटी कितनी होगी उसके लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा देना। ठीक है, तो मैं छोटे से अक्षरों में लिख रहा हूँ इनिशियली, है ना, ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी इतनी है ना, टॉप लेवल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ के बीच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा देना। a1 की जगह कैपिटल ए, v1 की जगह u इक्वल टू a2 की जगह स्मॉल ए और v2 की जगह कितना है, रूट टू जी। ट्रांसफर करोगे तो टॉप लेवल के डाउन होने की, है ना, इनिशियली टॉप लेवल की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, a बाई कैपिटल ए इंटू रूट टू जी एच। ये तो टॉप लेवल की इनिशियल वेलोसिटी तो चालाकी से निकाल ली। इनिशियली ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी रूट टू जी एच है, तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी रूट टू जी एच इंटू ए बाई कैपिटल ए इतनी होगी। ऐसे टॉप लेवल की फाइनल वेलोसिटी देखनी है, तो तुम बताओ कि फाइनली ये कंटेनर ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा, तो फाइनली कंटेनर के अंदर वाटर की हाइट ऑलमोस्ट जीरो बचेगी, है ना। फाइनली कंटेनर खाली हो जाएगा, मतलब फाइनली कंटेनर के अंदर वाटर की हाइट टेंड्स टू जीरो बचेगी, और तब वाटर की हाइट ऑलमोस्ट जीरो है, तो ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी भी जीरो होगी। ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी जीरो होगी, तो इस इंस्टेंट पर टॉप लेवल के डाउन होने की भी वेलोसिटी जीरो ही होगी। बस तुम आराम से बताओ कि टॉप लेवल के डाउन होने की इनिशियल वेलोसिटी तो इतनी है और टॉप लेवल के डाउन होने की फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो बस टॉप लेवल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो उसके लिए टॉप लेवल के यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए बस छुपी इक्वेशन लगा देंगे, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो बस टॉप लेवल का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैपिटल एच इक्वल टू वी टॉप लेवल की फाइनल वेलोसिटी वो जीरो, यू टॉप लेवल की इनिशियल वेलोसिटी वो a बाई कैपिटल ए इंटू रूट टू जी एच है बाई टू इंटू टी निकालना है, तो कंटेनर को खाली होने में टाइम निकालना है। बस इसको सॉल्व करोगे तो इस बार भी आंसर वही आएगा। इस बार भी इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू रूट टू एच ओपन जी इंटू ए बाय स्मॉल ए, यही आंसर आएगा। ठीक तो ध्यान रखना कि इसको बताने में टाइम लग गया, लेकिन तुम बिल्कुल 1 मिनट में कर सकते हो। फिर वही कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रूट फाइव पे डिपेंड करेगा, तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी रूट फाइव पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी रूट वाई या रूट एच माइनस वाई पे डिपेंड करे तो शक्ल देखते ही पता चल गया कि थर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना भी आएगा लेकिन कांस्टेंट आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। तो बस यहाँ से यहाँ तक टॉप लेवल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में टाइम के लिए, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। बस इससे कंटेनर को खाली होने में टाइम आ गया। तो दोनों टाइप से कर सकते हो, लेकिन अब अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए
जुगाड़ या शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। और यहाँ से भी वही पता चल रहा है कि कंटेनर को खाली होने में जो टाइम है वो रूट एच पे डिपेंड करेगा। अब देखो ये जो ट्रिक है ना, वो रेक्टिलिनियर मोशन में बताई थी, सर्कुलर मोशन में बताई थी, अभी फ्लूइड में बताए, अगला यूज होगा स्ट्रिंग वेव में और साउंड वेव में यूज होगा। तो देखता हूँ कि तब कौन इसको पहचान पाता है। हाँ बच्चों, अभी हमने कंटेनर को खाली होने में टाइम देख लिया है ना। अब इस पे बेस कुछ बिल्कुल कॉमन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेना। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि कोई बड़ा सा कंटेनर है और उसमें कैपिटल एच हाइट तक वाटर भर दिया है। अब इसको खाली करने के लिए बॉटम में हमने कोई छोटा सा ओरिफिस कर दिया है, तो कंटेनर खाली होगा, मतलब टॉप लेवल डाउन होगा। फिर हमको दे रखा है कि कंटेनर को फर्स्ट हाफ जितना खाली होने में टाइम T1 लग रहा है और इस कंटेनर को सेकेंड हाफ जितना खाली होने में टाइम T2 लग रहा है। तो हमको पूछा है कि T1 बाय T2 का रेशियो कितना होगा, वो देखना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही हमको दे रखा है कि कंटेनर को फर्स्ट हाफ, है ना, फर्स्ट हाफ जितना खाली होने में टाइम T1, सेकेंड हाफ जितना खाली होने में टाइम T2 लग रहा है। तो इनका रेशियो पूछा है ना। तो देखो पहले हमने इसको सॉल्व किया था और हमको फालतू की चीजें याद तो नहीं है ना, हमको फालतू की चीजें तो याद नहीं है, लेकिन हमको बस एक चीज अच्छे पता है कि एच हाइट जितना वाटर को खाली होने में जो टाइम लगता है वो प्रोपोर्शनल टू रूट एच होता है ना, मैंने दोनों बार बताया था। तुमको फालतू की कचरा रिजल्ट तो याद नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि एच हाइट जितना वाटर को खाली होने में जो टाइम लगता है वो प्रोपोर्शनल टू रूट एच है। बस इसी से हम करेंगे, ठीक है। बस तुम बताओ कि फर्स्ट हाफ खाली होने में टाइम T1, सेकेंड हाफ खाली होने में टाइम T2 लग रहा है। तो बताओ पूरा कंटेनर खाली होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, T1 plus T2, एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट एच। तो ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ खाली होने में टाइम T1, सेकेंड हाफ खाली होने में टाइम T2। तो बताओ पूरा कंटेनर खाली होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, T1 plus T2। और ये हो, ठीक, ये जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट एच होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम केवल सेकेंड हाफ खाली होने में टाइम देखते हैं। ठीक, तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस टाइम पे वाटर की h/2 थी ना, इस टाइम पे वाटर की h/2 थी। तो बताओ h/2 इतनी हाइट का वाटर खाली होने में टाइम कितना लग रहा है, T2। कह सकते हैं ना, ये सेकेंड हाफ में तो h/2 इतना वाटर खाली होने में टाइम T2 लग रहा है। बताओ ये जो T2 होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट h/2 के प्रोपोर्शनल होगा। ये सेकेंड इक्वेशन, बस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कंसेप्ट ही है कि पूरा, है ना, कंसेप्ट ये है कि पूरे कंटेनर की, सॉरी, पूरे वाटर की टोटल हाइट h है और पूरे वाटर को खाली होने में टोटल टाइम T1 plus T2 लग रहा है ना, तो T1 plus T2 तो प्रोपोर्शनल टू रूट h होगा। और बता h/2 इतना वाटर खाली होने में टाइम कितना लग रहा है, T2। बस ये जो T2 होगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट h की जगह रूट h/2 हो जाएगा। तो बस रेशियो निकालना है तो सिंपली दोनों का डिवाइड कर दो। ये चलो इसमें इसका डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, T1/T2 प्लस T2/T2 1 इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, तो 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो T1/T2 कितना आ जाएगा, √2 - 1, है ना। तो ये T1/T2 √2 - 1 इतना आ गया। इस टाइप से इसको चालाकी से कर सकते हैं। ये वाला रिजल्ट हमको ध्यान रखना था। चलो बच्चों, फ्लूइड का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, सॉरी बच्चों थोड़ा चित्र गलत बन गया था। ये देखो अब हम फ्लूइड का एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन देखो अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें पूरे कंटेनर में एक सिंगल लिक्विड भरा था, है ना, पूरे कंटेनर में एक सिंगल ही लिक्विड भरा था, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स सिंपली √2gh बोल देते थे। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंटेनर में अलग अलग टाइप के लिक्विड भरे होते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कैसे निकालें वो देखना है। ये तो पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई बहुत बड़ा कंटेनर है, मतलब बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंटेनर है, ठीक है? लेकिन इस बार उसमें अलग अलग लिक्विड भरे हैं। ये तो हमको दे रखा है कि ऊपर वाली 2h हाइट तक तो, है ना, ऊपर वाली 2h हाइट तक तो हमने कोई
हल्का लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी रो है, और नीचे h हाइट तक हमने कोई भारी लिक्विड भरा है, जैसे डीजल भरा है जिसकी डेंसिटी 2 रो है। ठीक है? तो इस बार कंटेनर में हमने अलग-अलग लिक्विड भरे हैं। अब देखो, अब वही बॉटम पे हम कोई छोटा-सा ओरिफिस करते हैं, तो छोटा-सा ओरिफिस करेंगे तो इससे ये डीजल निकलेगा ना? बस हमको देखना है कि बॉटम पर अगर कोई छोटा-सा ओरिफिस करें तो इधर से डीजल या इधर से लिक्विड निकलने की वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा वो देखना है। और कहने की जरूरत नहीं, यहाँ भी हमको दे रखा है कि ओरिफिस का एरिया बहुत ही कम है, और उसके कंपैरिजन में कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत-बहुत ज़्यादा है, मतलब A इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a हमको दे रखा है। ठीक है? तो बस हमको पूछा है कि बॉटम में ओरिफिस करें तो इधर से निकलने वाले लिक्विड का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा वो देखना है। और उसके बाद हमको पूछा है कि ओरिफिस के बाद तो वाटर बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर में गिरेगा ना, तो यहाँ से h हाइट नीचे है ना, यहाँ से भी h हाइट नीचे, इधर वाटर गिरने की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो देखो, कंटेनर में अलग-अलग लिक्विड है ना, ओरिफिस किया है तो बस ओरिफिस से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो ध्यान रखना कि अगर सॉरी, ये ध्यान रखना कि अगर पूरे कंटेनर में अगर यूनिफॉर्म लिक्विड भरा होता, तब तो निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी सिंपली √2gh से कर सकते थे, लेकिन इस बार चक्कर ये है कि कंटेनर में अलग-अलग लिक्विड है, तो इस बार वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh नहीं लिख सकते, क्योंकि लिक्विड सब जगह डिफरेंट है। इसलिए इस बार इस क्वेश्चन को डिटेल में करना होगा। ये तो ध्यान रख तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कंटेनर में अगर अलग-अलग टाइप के लिक्विड भरे हों, तो फिर इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि कंटेनर के अंदर-अंदर तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स लगाएँगे, और फिर ओरिफिस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर के बीच फ्लूइड डायनामिक्स लगा देंगे, मतलब बर्नौली की थ्योरम लगा देंगे। तुम खुद बताओ, कि कंटेनर के अंदर सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है ना? बोल सकते हैं कि कंटेनर के अंदर सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, और मैंने फर्स्ट स्पेशल केस में चमका कर बताया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो तब तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स लगा सकते हैं। बस बोल सकते हैं कि कंटेनर के अंदर-अंदर तो है ना, कंटेनर के अंदर तो सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, इसलिए कंटेनर के अंदर-अंदर तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स लगा सकते हैं, और फिर जस्ट अंदर और जस्ट बाहर के बीच फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब बर्नौली की इक्वेशन लगा सकते हैं। वैसे ही करते हैं। चलो, हमको पता है कि कंटेनर के अंदर तो क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, इससे कंटेनर के अंदर-अंदर तो फ्लूइड स्टैटिक्स लगा सकते हैं। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ, इस लिक्विड का जो टॉप लेवल है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, मतलब इधर प्रेशर P नॉट होगा। बस तुम आराम से बताओ कि यहाँ प्रेशर P नॉट है, तो 2h गहराई पर इधर प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस रो जी इंटू 2h। अब बताओ, यहाँ प्रेशर इतना है, तो और h गहराई पर इधर प्रेशर कितना होगा? प्लस रो जी एच और हो जाएगा। बताओ, यहाँ प्रेशर इतना है ना, तो यहाँ भी प्रेशर P नॉट प्लस रो जी इंटू 2h तो होगा ही, लेकिन और h गहराई पे जा रहे हैं इसलिए प्लस रो जी एच, तो प्लस रो की जगह इस डीजल की डेंसिटी 2 रो जी एच इतना होगा। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो पी नॉट प्लस ये पी नॉट प्लस 4 रो जी एच इतना आएगा। है ना, मैंने बताया था कि कंटेनर के अंदर अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म, इसलिए फ्लूइड स्टैटिक लगा सकते हैं। तो ऊपर प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ पी नॉट प्लस रो जी इंटू 2h, यहाँ इतना है तो यहाँ कितना होगा? प्लस 2 रो जी एच और हो जाएगा, मतलब यहाँ प्रेशर P नॉट प्लस 4 रो जी एच इतना हो जाएगा। है तो बस पक्का बोल है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ओरिफिस के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे, है ना, ओरिफिस के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस 4 रो जी एच। और बताओ, ओरिफिस के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर वाटर, मतलब इस लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी? टेंड्स टू 0। अब वो मूर्खता नहीं करने वाले हैं, है ना, हमको अच्छे पता है कि ओरिफिस के कंपैरिजन में कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली लेवल डाउन होने की वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, ठीक, मतलब टेंड्स टू 0 होगी। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ओरिफिस के जस्ट ऊपर लिक्विड का प्रेशर तो P नॉट प्लस 4 रो जी एच होगा, और ओरिफिस के जस्ट ऊपर कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ लिक्विड के नीचे जाने की वेलोसिटी टेंड्स टू 0 होगी, ठीक है ना? तो बस तुम बताओ
ये तो बताओ कि कंटेनर के अंदर-अंदर तो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स लगा दिया। अब हमको देखना है कि ओरिफिस से बाहर जो वाटर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ कि कंटेनर के अंदर-अंदर तो फ्लूइड स्टैटिक लगा दिया। अब ओरिफिस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर के बीच क्या लगा देंगे? फ्लूइड डायनामिक्स मतलब बर्नौली की इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है ना? तो चलो ऐसा करते हैं, इस ओरिफिस के जस्ट ऊपर जो सेक्शन है ना? ऐसा करते हैं, इस ओरिफिस के जस्ट ऊपर जो सेक्शन है उसको सेक्शन 1 बोल लेते हैं और इस ओरिफिस के जस्ट नीचे जो सेक्शन है उसको सेक्शन 2 बोल देते हैं, ठीक है ना? तुम बताओ, ये सेक्शन 1 ओरिफिस के जस्ट ऊपर है और सेक्शन 2 ओरिफिस के जस्ट नीचे है, मतलब सेक्शन 1 और 2 के बीच हाइट में डिफरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, है ना? तो बस यही करते हैं कि ओरिफिस के जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को सेक्शन 1 और ओरिफिस ओरिफिस के जस्ट नीचे वाले सेक्शन को सेक्शन 2 मान लेते हैं। बस ओरिफिस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले सेक्शन के बीच बस आंखें बंद करके बर्नौली की थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है? तो बस बर्नौली की थ्योरम क्या होगी? सीधे साधे बच्चों टाइप से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 ना, तो बस ओरिफिस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर के बीच बर्नौली की थ्योरम लगा देते हैं। हमको बताया कि रो जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी की टर्म है, तो उसके लिए किसी न किसी एक लेवल पर 0 मानना होता है। तो चलो ऐसा करते हैं कि आसानी के लिए जो ओरिफिस का लेवल है वहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी 0 मान लेते हैं। तो होता सेक्शन 1 ओरिफिस के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी टेंड्स टू 0 और सेक्शन 2 ओरिफिस के जस्ट नीचे है, तो यहाँ भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी टेंड्स टू 0 होगी। बस अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख देते हैं। तो पहले P1 तो बताओ, ओरिफिस के जस्ट ऊपर है ना, ओरिफिस के जस्ट ऊपर प्रेशर कितना है? P नॉट प्लस 4 रो जी एच। तो P1 मतलब ओरिफिस के जस्ट ऊपर लिक्विड का प्रेशर P नॉट प्लस 4 रो जी एच है, ठीक है? प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो वो टेंड्स टू 0 होगा। हमको पता है कि है ना, हमको अच्छे पता है कि ओरिफिस के जस्ट ऊपर तो कंटेनर वाला पार्ट है ना, कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही ज्यादा है, तो वाटर का लेवल डाउन होने की वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, टेंड्स टू 0 होगी। तो गधों टाइप से लास्ट की जगह शुरू में अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। बोल सकते हैं कि कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, तो टॉप लेवल के डाउन होने की वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, टेंड्स टू 0 होगी। तो हाफ रो V1 स्क्वायर टेंड्स टू 0 और रो जी H1 तो 0 ही होगा। बताया था ना कि ओरिफिस के लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, तो सेक्शन 1 ओरिफिस के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0 ही होगी, इक्वल टू P2, है ना? मतलब सेक्शन 2 पर प्रेशर, तो तुम बताओ कि जैसे ओरिफिस से बाहर निकलेगा वाटर तुरंत एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस हाफ रो की जगह 2 रो यार, यहाँ वाटर थोड़ी डीजल बह रहा है ना, नहीं यहाँ तो 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड बह रहा है, तो हाफ रो की जगह इस भारी लिक्विड की डेंसिटी 2 रो इंटू V2 स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस रो जी एच टू 0, क्योंकि ओरिफिस के लेवल पर पोटेंशियल 0 मानी है, तो ओरिफिस के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 ही होगी। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो बताया P नॉट से P नॉट तो है ना, सॉल्व करेंगे तो P नॉट से P नॉट तो कैंसल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इधर तो ये 2 से 2 कैंसल, तो रो V2 स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना आएगा? 4 रो GH, ये रो से रो भी कैंसल, तो V2 इक्वल टू 4 GH का अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो V2 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 2 रूट GH, है ना? V2 इक्वल 2 रूट GH आएगा। मतलब बोल सकते हैं कि इस ओरिफिस से जो वाटर निकलेगा उसका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स 2 रूट GH होगा। मैं लाइन बना देता हूँ, ये लक्ष्मण रेखा, है ना? तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस ओरिफिस से जो वाटर निकलेगा उसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रूट 2 GH होगा, या बोल सकते हैं कि सेक्शन 2 पर निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी रूट 2 GH होगी, ठीक है? ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया, यही मेन था। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो कोई छोटा बच्चा भी कर, चलो यहाँ जो वेलोसिटी है उसको V2 लिख देता हूँ, जो 2 रूट GH है। अब सेकंड पार्ट देखना, देखो ओरिफिस से जो लिक्विड है ना, ओरिफिस से तो निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी V2 इक्वल 2 रूट GH होगी, लेकिन बताओ ओरिफिस से निकलने के बाद वाटर बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर में गिरेगा, जैसे नल से पानी गिरता है ना, इस टाइप से। बताओ ओरिफिस से निकलने के बाद वाटर बिल्कुल खुले एटमॉस्फेयर में गिरेगा, तो अब जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हमको देखना है कि ओरिफिस से भी
एच गहराई पर है ना, हमको देखना है कि ओरिफिस से भी एच नीचे, यहाँ वाटर की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है, तो बताओ। उसके लिए अब बर्नौली भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ। या तुम देखते बताओ कि ओरिफिस से निकलने के बाद तो ये लिक्विड बिल्कुल खुले, हाँ, ओरिफिस से निकलने के बाद तो लिक्विड बिल्कुल खुले एटमॉस्फेयर में गिर रहा है। और मैंने सेकंड स्पेशल केस में तुमको चमका कर बताया था कि लिक्विड अगर खुले एटमॉस्फेयर में गिरे तो यहाँ तो हम बिंदास अपने सॉलिड मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगा सकते हैं। फिर तुम बताओ कि यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो h नीचे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सिंपली रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस 2gh, ये डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बर्नौली की थ्योरम लगाओगे तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन फालतू बहुत सारी पेन की इंक वेस्ट होगी, तो ये ध्यान रखना कि ओरिफिस से निकलने के बाद वाटर खुले एटमॉस्फेयर में गिर रहा है, खुले एटमॉस्फेयर में गिरे तो हम सॉलिड मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगा सकते हैं, बस। यहाँ वेलोसिटी v2 है तो h नीचे वेलोसिटी रूट v2 स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी, तो रूट ऑफ v2 का स्क्वायर करेंगे तो 4gh प्लस 2gh, तो तब v3 इक्वल टू रूट 6gh, ये हो गया। यहाँ अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा वो पूछे, जैसे जैसे वाटर नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्रॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा ना। यहाँ अगर धार का क्रॉस सेक्शन एरिया पूछे तो सेक्शन 2 और 3 के बीच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा देना, मतलब सिंपली a2v2 इक्वल टू a3v3, तो यहाँ धार का क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ जाएगा। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, तो कंपेरेटिव याद रखना कि अगर पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्म एक ही लिक्विड हो तब तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स रूट 2gh, लेकिन कंटेनर में अगर अलग अलग लिक्विड हो तो फिर रूट 2gh का यूज नहीं कर सकते। तब फिर करने किसके लिए होती है कि कंटेनर के अंदर अंदर तो क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है ना, इसे कंटेनर के अंदर अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स और फिर जस्ट अंदर और जस्ट बाहर के बीच फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब बर्नौली की इक्वेशन, बस। अंदर अंदर तो फ्लूइड स्टैटिक लगाएंगे, यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ पी नॉट प्लस रो जी 2h, यहाँ इतना है तो यहाँ प्लस 2 रो जी एच और हो जाएगा पी नॉट प्लस 4 रो जी, तो बस कंटेनर के अंदर अंदर फ्लूइड स्टैटिक और जस्ट अंदर और जस्ट बाहर के लिए बीच बर्नौली की इक्वेशन लगा देंगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इतना हो गया। और एच नीचे वेलोसिटी पूछे तो फिर नल के टाइप से पानी गिरा, सॉलिड मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगा सकते हैं, बस। ये फ्लूइड अपना कंप्लीट हो गया। उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कर लिए। एक एरोप्लेन का क्वेश्चन बताना रह गया है तो मैं शीट डिस्कशन के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ करके समझ करके नोट कर लेना, ठीक, क्योंकि अगली क्लास में मैं इसकी आगे स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सिंसियरली इसको कंप्लीट कर